किए जाने के बाद यदि आपका चेक डिसऑनर हो जाता है, उसकी जुरिडिक्शन पर भी बात होगी, कौन से चेक की जुरिडिक्शन कौन से पॉइंट पर होगी। यदि अकाउंट ऑन पे ऑन अकाउंट है ना, अकाउंट पे, तो फिर जहाँ पर पाई का अकाउंट मौजूद है ना, और जहाँ पर कैश क्या नाम है, सेल्फ चेक है, तो वहां पर जहाँ पर ड्रॉवर का रहना है, ये भी बातें होगी, इसलिए जुरिडिक्शन उसका हो जाएगा। यदि आपका चेक डिसऑनर हो चुका है, बैंक से इंफॉर्मेशन कितने दिन के अंदर आप सूचित करोगे सामने वाले आदमी को, एक अपन नोटिस देंगे कि साहब आप हमें पैसा दे दो। यदि वो नहीं होता है और अपन चेक वापस लगा देते हैं, तो वो कहानी हमारी हो चुकी है कि साहब वो जिसका लिमिटेशन समय पर बढ़ता जाएगा। 30 दिन के बाद में भी यदि वो हमको हमारा पैसा या तो नहीं लौटाता है, या फिर ये सांत्वना नहीं देता है, या फिर वो एक्नोलेजमेंट जो कि अपन लिमिटेशन एक्ट सेक्शन में 18 में पढ़ रहे थे कि कॉज ऑफ एक्शन अराइज होने से पहले यदि कोई आदमी लिखित में दे देता है कि यार मैं थोड़ी देर बाद में दे दूंगा आपको पैसे, की बाद में लगा देना, जिससे कि लिमिटेशन थोड़ी सी बढ़ जाए। तो लिमिटेशन कितनी बढ़ेगी, जिस वक्त एक्नोलेजमेंट दिया गया उस वक्त से नई लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो इस चेक की लिमिटेशन कितनी हो जाएगी, 3 महीने और एक्सटेंड हो जाएगी यदि आपने लिखित में ले लिया। तो ये याद रखना। फिर अपन प्रूफ कैसे करेंगे कि साहब ये बात हो चुकी थी, ऐसी कहानी लिखित में। तो फिर सर बैंक थोड़ी लेगी सर 3 महीने, बैंक नहीं, अपन तो लेंगे ना। हमारे पास तो कारण रहना चाहिए कि साहब जब वो लिटिगेशन में जवाब देगा और ये कहेगा कि सर चेक तो 1 साल पुराना था, इसने इतने दिन बाद में लगाया, तो इस बात को कंट्री प्रूफ कौन करेगा, अपन करेंगे कि सर इस चेक को 1 साल के बाद में लगाए जाने का भी कारण ये था कि इसको नोटिस दिए जाने के बाद इसने हर बार हमको ये कहा लिखित में कि सर आप इतनी तारीख को चेक लगा लेना, आप अगले महीने चेक लगा लेना। तो फिर उसी बात को कंट्री प्रूफ किसको करना पड़ेगा, कहां से लाएंगे, ये जो लिखित की बात होगी सर इसने हमें खुद ने विश्वास दिलाया था कि हमको इस तरह का पैसा देने वाला। 30 दिन हो गए। 30 दिन के बाद में जैसे ही 30वां दिन गुजरा, क्या है अराइज हो चुका है, कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन अराइज होने की स्थिति ये है। ऐसा कॉज ऑफ एक्शन अराइज होने के कितने दिन के अंदर अंदर हम कोर्ट में अपने परिवार को प्रस्तुत कर देंगे, 3 महीने, 1 महीने, 1 महीने या 30 दिन, 1 महीने, 1 महीने, ठीक है। 1 महीने के अंदर क्या पेश करते हैं कोर्ट में, हमने FIR दर्ज क्यों नहीं की, क्या चीज, सबसे पहली बात तो ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस है। ऑफेंस कौन सा है, कंपाउंडिंग ऑफेंस। कंपाउंडिंग ऑफेंस का ताल्लुक कहां दे रखा है CRPC में, 320। 320 में कितने शेड्यूल है, मतलब कितनी लिस्ट है, 2। कौन कौन सी, फर्स्ट सेकंड, नाम तो बड़ा अच्छा होता है। फर्स्ट लिस्ट क्या है और सेकंड लिस्ट क्या है, क्या है दीपक, एक जो कोर्ट के परमिशन से सब वो है सेकंड लिस्ट, और एक जो कोर्ट के परमिशन नलिनी। यदि किन्हीं 2 पक्षकारों के बीच किसी अपराध का शमन हो चुका है, ऐसी स्थिति में आदमी पर की जाने वाली दोष मुक्ति होगी या डिस्चार्ज होगा। नहीं, मैं कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे आदमी पर जो कहलाया जाएगा वो डिस्चार्ज होगा या एक्विटल होगा। एक्विटल। डिस्चार्ज करने के लिए क्या करना पड़ता है, या फिर अच्छा डिस्चार्ज और एक्विटल में क्या अंतर है। एक्विटल तो मतलब है ना उसके ऊपर जो दोष है ना, मतलब वो अपराध उसने किया ही नहीं है, और डिस्चार्ज मतलब प्रूफ नहीं हुआ है। ये 4 अलग है। हाँ। मतलब या तो डिस्चार्ज शायद है ना आरोपों की विवेचना से पहले कर देते हैं। नहीं, वैसे इसने एक अच्छी बात बोली है कि साहब एक्विटल का मतलब तो उसने अपराध किया ही नहीं। इसका मतलब ये है कि ना सबूतों और गवाहों के बुनियाद पर इस बात की तहकीकात हो चुकी है कि वास्तव में इस आदमी के द्वारा कोई अपराध हुआ नहीं है। और दूसरा तुमने क्या बोला, डिस्चार्ज में प्रूफ नहीं कर पाया बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। देखो वो आरोप बात आपने दोनों एक ही बोलती। डिस्चार्ज का मतलब ये है चार्ज किए जाने के पहले की कहानी है डिस्चार्ज। हालांकि हम कई बार ना, हालांकि ऐसी स्थिति में ना चार्ज की फ्रेमिंग होती नहीं है, फिर भी अपन उनको छोड़ देते हैं। जैसे कि समन ट्रायल जो होती है उसमें फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, समन ट्रायल फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, पर फिर भी हम क्या करते हैं, डिस्चार्ज केवल एक सिचुएशन पर करेंगे, बाकी तो सब जगह अपन उसको कन्विक्शन नहीं करते। कहाँ करते हैं उसको डिस्चार्ज, एक स्थिति। खैर वापस आते हैं हम लोग।
अपराध कौन सा है इस स्थिति में जहां पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे हैं, कंपाउंडिंग ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, और कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं होने की वजह से अपन एफआईआर में सीआरपीसी के सेक्शन 154 में एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। साफ लिखा हुआ है कि ऐसी स्थिति में आपको कोर्ट में लिखित परिवार पेश करना पड़ेगा और उसी पर ही कार्यवाही होगी। यदि लिखित परिवार पेश हो गया और पुलिस अधिकारी को नहीं, मजिस्ट्रेट को लगता है कि वास्तव में ऑफेंस हुआ है, तो क्या पुलिस अधिकारी को मैजिस्ट्रेट के द्वारा इन्वेस्टिगेशन किए जाने का आदेश मजिस्ट्रेट दे सकता है? कौन से ऑफेंस पे देगा? आइदर 156(3), आइदर 155, किसी में भी हो सकता है ना। चाहे तो आप मुझे इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट पहुंचा दो, और या फिर क्या होता है कि जब भी अपन चेक की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि मेरे अकाउंट में पैसा मौजूद था और फिर भी मैंने आपको उसको बैंक को क्या कर दिया कि सर उसको बैंक चेक किसको ना मत करना। एक तो ये, दूसरा क्या इंटेंशन होना जरूरी है इसमें? इंटेंशन होना जरूरी नहीं, मतलब क्रिमिनल लायबिलिटी तो तय है। तो क्रिमिनल लायबिलिटी जब तय होती है तो इस बात की उदाहरणा की जाती है कि आदमी ने पहले से ये चीज इंटेंशन कर रखी थी कि ऐसे मांगे जाने पर इसको पैसे नहीं देने। तो जब किसी काम को कर रहा है पर इस नियत के साथ कर रहा है कि इस काम को होने नहीं देना है, ऐसे काम को हम क्या कहेंगे? चीटिंग, धोखा, सेक्शन नंबर 420 आईपीसी। और जब भी मैं कभी किसी चेक के डिश ओनर होने के बारे में कोर्ट में कंप्लेंट करता हूं तो उस कंप्लेंट के साथ साथ सेक्शन 420, 460 और भी किसी भी तरह के सेक्शंस को, जिसमें सेक्शन नंबर 467 फोर्जरी भी हो सकती है, झूठे सिग्नेचर भी हो सकते हैं, सारी की सारी बातें करके ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस में एक तो परिवार भी दर्ज हो गया। और इसी क्या परिवार दर्ज किया जाना इस बात का मोहताज है कि अपराध का कॉग्निजेबल होना जरूरी है? कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल दोनों स्थिति में जैसे ही दिया तो मैजिस्ट्रेट साहब क्या एम्पावर हो गए सेक्शन नंबर 156(3) का आदेश देने के लिए। और ऐसा भी हो सकता है कि मैं इनके बारे में तो एफआईआर दर्ज करूं और इसके बारे में कंप्लेंट पेश करूं। एफआईआर दर्ज की, पुलिस अधिकारी बिना वारंट गिरफ्तार करने के लिए तैयार है, वहां पर पकड़ के ले आएगा। हो सकता है तब तक कि परिवार के मामले में अभी तक तो कॉग्निजेंस भी नहीं लिया गया, ऐसा भी हो सकता है। कहानी थी परिवार पेश किया। अब सवाल क्या है कि सर फिर कंपनी की लायबिलिटी क्यों बताइए? इसमें सेक्शन नंबर 141 में बात करेंगे कि कंपनी के द्वारा दिया गया भी जो चेक है उसकी लायबिलिटी क्यों तय की गई? देखो सवाल ये है कि यदि कन्विक्शन हो जाता है तो हम कितने साल की सजा और जुर्माना डबल चेक। यदि कंपनी को चेक देती है मेरे को तो कंपनी भी तो लीगल पर्सन तो है, नेचुरल पर्सन नहीं लीगल पर्सन तो है, फिर मैं कंपनी को सजा कैसे दूंगा? मैनेजर, डायरेक्टर वगैरह। तो ऐसा आदमी रेस्पॉन्सिबल होगा उसके लिए जो आदमी के द्वारा ऐसी स्थिति में मुझे चेक दिया गया था जिसके सुपरविजन में काम किया गया था, वो आदमी उसके लिए एलिजिबल होगा। जुर्माना तो कंपनी के खाते से आ ही जाएगा और पेनल्टी नहीं, सजा किसको लगेगी? प्रबंधक जिसके सुपरविजन में इस तरह का चेक दिया गया था। आगे चलो, नए अमेंडमेंट हो गए, 2 सेक्शन जुड़े हैं, सेक्शन नंबर 143A और सेक्शन नंबर 148A। क्या कह रहा है ये दोनों सेक्शन? क्या कह रहे हैं? 142 है। हाँ तो 142A और सेक्शन नंबर 148 ये, वो 148A नहीं है ना, 143A भी है। 143A भी है। तो 142 क्या कह रहे हैं? यश नहीं जीतू, लंबित मामलों के अंतरण की याचिका जो अध्यादेश के अनुसार अंतरित कर दिए गए हैं या किए जा सकते वैसे अंतरण वैध है। कौन सा अंतरण की बात कर रहे हैं ये? मामलों के जिन मैटर्स को ट्रांसफर किया गया था, जो कौन सा केस था? दशरथ रूप सिंह राठौड़ 2015 का। 15 से 15। तो ये तो है 242 से 2014 सॉरी 142 है ना। और 143 ये क्या कह रहे हैं? अंतरिम प्रतिकर का निर्देश इंटरिम देने के लिए। कंपनसेशन। ये इंटरिम कंपनसेशन क्या है? इंटरिम कंपनसेशन क्या है भाई? बात चल रहा है और उसको मतलब ये बोल रहा है कि मतलब जो राशि है उसको अगर प्राप्त करनी हो गुड, खुश रहो बेटा। क्या हमने मेंटेनेंस सेक्शन नंबर 125 सीआरपीसी पढ़ते समय क्या इंटरिम मेंटेनेंस की भी मांग की थी? 3 तरह की बातें चलती है, मेंटेनेंस, इंटरिम मेंटेनेंस और फाइन, जुर्माने की बात है ना। नहीं, एक ट्रायंगल बनाया था अपन ने, क्या क्या था? मेंटेनेंस, इंटरिम मेंटेनेंस एक साथ में फाइनल इंटरिम मेंटेनेंस और एक तरह की बात होती जिसमें अपन ने एक ट्रायंगल बनाया था कि ये जो कहानी है इन 3 कहानी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। चलो ठीक है,
हम यदि हिंदू मैरिज एक्ट की बात कर रहे हैं तो वहां पे भी यदि अपन लिमिटेशन की नहीं मेंटेनेंस की मांग कर रहे हैं तो हम वहां पे भी इंटरिम मेंटेनेंस की मांग कर रहे हैं। अब ये इंटरिम मेंटेनेंस क्या होता है? सब कार्यवाही चलेगी। अच्छा, मैं इंटरिम मेंटेनेंस की बात हूँ, ये क्या है? इंटरिम कंपनसेशन के साहब मुझे ऋतिक के द्वारा एक 5 लाख रुपए का चेक दिया गया था, प्राइमा फेसिया कोर्ट को लग भी गया है कि साहब ऋतिक ने आरिफ साहब के साथ चीटिंग करने के मद्देनजर इस तरह की बात की है, पर अभी तक कन्विक्शन नहीं हुआ है। कन्विक्शन तो देखो साहब फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होगा, फिर बाद में कंप्लेंट है एक वादी की तरफ से, प्रतिवादी की तरफ से। क्या पीपी आएगा इसमें या नहीं आएगा? पीपी नहीं आएगा, आएगा या नहीं आएगा बताओ? दोनों की तरफ से अपने अपने वकील साहब होंगे, क्योंकि सिविल मैटर है, एक्चुअली क्रिमिनल मैटर की तरह से अपन इसको ट्रीट कर रहे हैं। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज हो गया, एविडेंस हो गया, जब फाइनल बात होगी तब तक पता नहीं कितने दिन निकल जाएंगे। जबकि ये तो कह रहा है कि 60 दिन के अंदर मुकदमे को निपटने की कोशिश करेगा। मैं इस शब्द लिखा हुआ शेल नहीं लिखा हुआ। आगे चलो, तो 5 लाख रुपए का चेक दिया, मेरे तो 5 लाख रुपए आज बाकी है, कब निपटेगा? 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद? मुझे तो अभी पैसों की सख्त जरूरत है। तो कोर्ट क्या कर सकती है? ऋतिक को ये आदेश दे सकती है कि आप आरिफ साहब को 20% तक, किसका 20%? कुल राशि चेक में लिखी हुई कुल राशि का 20% तक। अब ये 20% तक की बात में 5% हो सकता है, 10% हो सकता है, और अधिकतम 20%। किसका 20%? चेक में लिखी हुई धनराशि का अधिकतम मेरे को दिला दिया। और मान लो अंत में मैं हार जाता हूँ और पता चल जाता है कि ना इनके या तो ऋतिक ने क्या किया, 5 लाख रुपए मुझे दूसरी तरफ से दे देते हैं, या फिर 5 लाख रुपए देने के लिए तैयार था, मैंने अपनी तरफ से प्रयास नहीं किया, अंतिम रूप से मुझे कन्विक्शन ऋतिक की नहीं हो पाती, ये एक्विटल हो जाता है। तो फिर ये इंटरिम जो कंपनसेशन दिया गया उनका क्या? वो वापस से रीपे करवा के ऑर्डर दिया गया। ये तो सेक्शन नंबर 143A, जो कि किसका 20% है? धन राशि जो कि चेक में लिखे थे। सेक्शन नंबर 148 में हो, यदि ऋतिक को उस 5 लाख रुपए की धनराशि के रूप में कन्विक्ट कर दिया गया है कि साहब दो, तुरंत रूप से आरिफ साहब को 5 लाख रुपए दो, तुमने क्यों खाके बैठे हो बेमतलब से, चीटिंग भी है, ये भी है, फलाना ढिगड़ा पोछड़ा, और ऋतिक उस कोर्ट की बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, जस्टिफाई नहीं है, मतलब संतुष्ट नहीं है, तो अब ऋतिक क्या करना चाह रहा है उस मामले की? अपील। जाहिर सी बात है, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के मामले के आदेशों की अपील कहाँ होगी? कोर्ट ऑफ सेशन, चाहे ये जहां की भी अपील करें। तो लिखा हुआ है सेक्शन नंबर 148 में कि साहब अपील किए जाने की स्थिति में उनको 20% तक की राशि जमा करवाने की डिमांड कर सकती है कोर्ट। जब तक अपील स्वीकार नहीं की जाएगी तब तक की उन्होंने 20% राशि कोर्ट में जमा नहीं करवाई है। प्रश्न ये कि ये कौन सी राशि का 20% है? अभी इंटरिम मेंटेनेंस के समय मैंने किसका 20% कहा था? चेक में लिखी हुई धनराशि का। और ये किसका 20% है? कोर्ट जो आदेश देगा इतना पैसा आपको देना है। कोर्ट ने जो आदेश दिया है क्या कि साहब आपको 5 लाख रुपए नहीं, आपका जो चेक था वो वास्तव में 4 लाख का था और 4 लाख रुपए का आदेश दे दिया इनको मुझे। तो अब इनको यदि उस मामले की अपील करनी है तो अब कितने रुपए, कितना % जमा करवाएगा ये अपील कोर्ट में? 20%। पर किसका 20%? जितना कोर्ट ने फाइनल रूप से इनको कन्विक्ट किया है उसका 20%। इंटरिम मेंटेनेंस में किसका 20% था? समझ लो, दोनों में अलग अलग बातें। स्विच चालू करो। पर सर यहाँ पे तो लिखा हुआ है जुर्माने प्रतिफल का कम से कम 20%। हाँ, awarded by the trial भाई इनको कहा कि मेरे को क्या देवे? कंपनसेशन देवे। कौन सा कंपनसेशन? जो मेरे 5 लाख रुपए 4 लाख रुपए खाकर बैठा है वो कंपनसेशन वापस देगा। और वापस कंपनसेशन में मैं क्या क्या मांग करूंगा? मैं अपने वो 4 लाख रुपए, मूल 4 लाख रुपए की शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना की, कोर्ट का खर्चे की, इन सारी की सारी कहानी की बात करूंगा नहीं करूंगा? तो कोर्ट क्या कहेगी कि साहब इनके जो 4 लाख रुपए लिए उस 4 लाख रुपए को 18% ब्याज के हिसाब से पूरी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हुई जो इन्होंने इनोसेंट रहते हुए की, उसमें 10-12 हजार रुपए का खर्चा हुआ, उसको वो 10-12 हजार रुपए मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित हुए, इनको दिमाग भी लगाना पड़ा, दूसरे काम धंधे में भी खोटे हुए 9,000 रुपए उसके। तो अब कितना रुपए इम्पोज हो चुका है? 4 लाख का 18%, फिर उसका 9,000 रुपए ये और 5,000 रुपए। तो कंपनसेशन की राशि कितनी होगी? 5 लाख से ज्यादा हो चुकी। चेक कितने का था? केवल 4 लाख। कंपनसेशन की राशि कितनी होगी?
5 लाख से ज्यादा की। 148 में जब ये अपील करेगा तो किसका 20% तक कोर्ट में जमा कराएगा, या 20%? 20%। मिनिमम 20% है। मिनिमम 20% है, कम से कम 20% तो उसे कोर्ट में जमा कराना पड़ेगा। वो मछलियों का भाईला आया देखने के लिए। अर्श, मैंने सोचा वो अर्श उठ गया। हाँ चलो आगे। सेक्शन नंबर 148 कह रहा है कि यदि किसी आदमी को नीचे वाले कोर्ट के आदेश की अपील करनी है तो अपीलीय कोर्ट उसकी अपील को तब भी एंटरटेन करेगी जब ट्रायल कोर्ट ने जो कंपनसेशन या जुर्माने की राशि का आदेश दिया है उसका कम से कम 20% कोर्ट में जमा नहीं करवा दिया अपीलेंट कोर्ट। और 143 से कहा कि प्रतिवादी जो कि कोर्ट में आया है एक्यूज्ड से 20% रुपए तक की, किसका 20%? चेक पर लिखी हुई धनराशि का 20% तक की इंटरिम कंपनसेशन के रूप में मांग कर सकता है। समझ आ गई क्या कहानी है? अब चलिए सेक्शंस पे। तो इसकी हेडिंग में लिखो ना, जुर्माना या प्रतिकर के 20% से अन्य। 148 में ये लिखा हुआ तो कि 20% से अन्य मतलब मिनिमम अन्यून। हाँ तो प्रतिकर इंटरिम में इसका अंतरिम मेंटेनेंस का अंतरिम कंपनसेशन का लिखा। प्रतिकर तो यही दे रहे हैं ना सर, ये प्रोवाइड्स इसमें लिखो भाई। provided that the amount payable under this subsection shall be in addition to any interim compensation paid by the appellant under section 143A. नहीं लिखा हुआ आपके? हाँ ये लिखा हुआ है सर। हाँ। तो वो जो कंपनसेशन तो दिया है इंटरिम कंपनसेशन, तो वो तो कंप्लेनेंट को दिया है। अब वो किसको दे रहा है? कोर्ट को जमा करा। अपीलेंट कोर्ट को जमा करा रहा है लिखा हुआ। हो गया क्लियर? लोकेंद्र कल वाली क्लास वीडियो देखा क्या आप लोग को? देखना चाहिए था मैंने। हाँ शुरू करो पढ़ना। नलिनी 138 पढ़ा चुका हूं मैं। चैप्टर नंबर 17 सेक्शन नंबर 138 से 148 11 सेक्शन, ये 10 सेक्शन है। 38 से 48 से 11 हो गया। 12 हो जाएंगे, 142 143 तब तो फिर 13 हो जाएंगे। गिनेंगे तो सही, पढ़ना तो पड़ेगा। खाते में अपर्याप्त निधियों आदि के कारण चेक का अनादरण, जहाँ किसी व्यक्ति देखो अपर्याप्त निधियों आदि के कारण, मतलब केवल अनसफिशिएंट बैलेंस की वजह से नहीं, और भी जहाँ किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऋण या अन्य दायित्व के पूर्णतः या भागतः उन्मोचन के लिए किसी बैंकर के पास अपने द्वारा रखे गए खाते में से 1 मिनट, किस किस के लिए? ऋण या फिर किसी लाइबिलिटी के लिए, या तो किसी डेब्ट के लिए या फिर किसी लाइबिलिटी के लिए, है ना? किसी बैंकर के पास अपने द्वारा रखे गए खाते में से किसी अन्य व्यक्ति को किसी धनराशि के संदाय के लिए लिखा गया कोई चेक बैंक द्वारा संदाय किए बिना या तो इस कारण लौटा दिया जाता है कि उस खाते में जमा धनराशि उस चेक का आदरण करने के लिए अपर्याप्त है। कारण क्या है? इनसफिशिएंट बैलेंस, या वह उस रकम से अधिक है जिसका बैंक के साथ किए गए करार द्वारा उस खाते में से संदाय करने का ठहराव किया गया है। ठीक है। वहाँ ऐसे व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने अपराध किया है और वह इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक या जुर्माने से जो चेक की रकम का 2 गुना हो सकेगा वह दोनों से दंडनीय होगा। अब एक सवाल बताओ मुझे कि साहब, बैंक है ना सिक्योरिटी के रूप में भी चेक रखती है कई बार कि साहब हम इनको दीपक को लोन दे रहे हैं और आप उनके गारंटर हो, और दीपक को भी क्या कहा कि साहब चेक तो दो, 4 लाख रुपए का आपको लोन दे रहे तो आप हमें 4 लाख रुपए की सिक्योरिटी धनराशि क्या करोगे? चेक दोगे। तो क्या सिक्योरिटी के जो चेक होंगे वो चेक अनादरण अधिनियम के तहत 138 की कार्यवाही के भागीदार होंगे या नहीं होंगे? एक तो था गिफ्टेड चेक, एक है चेक फॉर सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी पर क्या है, यानी सिक्योरिटी के चेक पर क्या 138 की कार्यवाही की जा सकती है या नहीं की जा सकती? की जा सकती है ना? लोन के एवज में दे दो, लाइबिलिटीज में लोन के एवज में दिया गया है ना। ठीक है। हाँ। परंतु इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात तब तक लागू नहीं होगी जब तक
वह चेक उसके लिखे जाने की तारीख से 6 माह एक मिनट, 6 माह की जगह अब क्या लिखा है? 3 माह तीन। अब 3 माह। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक का परिपत्र है 4/11/2011 का, पृष्ठ क्रमांक 3 पर लिखा हुआ है तुम्हारे नीचे ऐसी बात। 3 माह की अवधि के भीतर या उसकी विधि मान्यता की अवधि के भीतर जो भी पूर्वोत्तर हो बैंक को प्रस्तुत न किया गया हो। विधि मान्यता की अवधि के भीतर, इसका क्या मतलब है? 3 महीने के अंदर। भाई उसने है ना एक चेक लिख कर दे दिया और ये कह दिया कि साहब ये पकड़ो तारीख, आज की तारीख, और आप इसको 20 दिन के अंदर अंदर पेश कर देना। तो फिर अब उस चेक को बैंक में पेश करने के दिन कितने हैं हमारे पास में? 20। तो जो लीगलिटी है, मतलब जो उसकी वैलिडिटी है, जो कम होगी वो मान्य होगी। चेक का पाने वाला या धारक सम्यक अनुक्रम में चेक के लेखीवाल को असंगत चेक के लौटाए जाने की बाबत बैंक से उसे सूचना की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लिखित रूप में सूचना देकर उक्त धनराशि के संदाय के लिए मांग नहीं करता। क्या लिखा कि साहब ऐसा जो दंड है या फिर ऐसा जो जुर्माना है वो कब उस पर इम्पोज किया जाएगा? जब ऐसे व्यक्ति के द्वारा चेक को अनादृत होने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर उसको सूचना नहीं दी गई। मतलब एक नोटिस देना पड़ेगा हमें उसको, जिस नोटिस पर साफ लिखा हुआ होगा कि सर ये नोटिस हमने ऐसे चेक को अनादरण किए जाने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर भेज दिया और उसको डिलीवर भी हो गया, देखो ये मैं लेकर आया हूँ। हाँ तो इसमें बैंक से उसे सूचना की। हाँ, बैंक से अपन को सूचना मिल रही है। अच्छा, आगे चलो। ऐसे चेक का लेखीवाल चेक के पाने को या धारक को उक्त सूचना की प्राप्ति के 15 दिन के भीतर उक्त ये लेखीवाल कौन है? चेक को लिखने वाला। ये वही विनिमय पत्र वाला जो अपन ने देखा था, ड्रॉवर। 15 दिन के भीतर उक्त धनराशि का संदाय सम्यक अनुक्रम में करने में असफल नहीं रहता। 15 दिन, अच्छा नोटिस दे दिया, उसको पहुंच गया, पहुंचने के बाद से 15 दिन की गिनती शुरू हो जाएगी। उन 15 दिन के अंदर यदि वो लेखीवाल उस भाई को वापस से पैसा या फिर वो लिख कर दे देता है कि सर ये चेक आप मेरे को 3 महीने के बाद में लगा देना या फिर 3 महीने के अंदर लगा देना, तो इसी तरह की बात। ठीक है। स्पष्टीकरण, इस धारा के प्रयोजनों के लिए ऋण या अन्य दायित्व से विदित प्रवर्तनीय ऋण या अन्य दायित्व अभिप्रेत है। इलीगल लाइबिलिटी नहीं है कि साहब है ना इसने मेरे को कहा था जुआ में हार जाओगे या फिर बाजी में उसमें सट्टे में हार जाओगे तो फिर ये चेक का किया जाएगा। वो वॉइड और इलीगल एक्टिविटी है, उसके भी वो नहीं हो सकते, गिफ्टेड नहीं हो सकते, सिक्योरिटी के हो सकते। ठीक है। 139 धारक के पक्ष में उपधारणा, जब तक कि तथ्य प्रतिकूल साबित न हो यह उपधारणा की जाएगी कि चेक के धारक ने 138 में निर्दिष्ट प्रकृति का चेक किसी ऋण या अन्य दायित्व की पूर्णता या भागता उन्मोचन के लिए प्राप्त किया है। जो कोई भी होल्डर है उस होल्डर के रूप में क्या प्रिजम्पशन की जाएगी कि ये जो चेक है वो वास्तव में किसी ऋण या लीगल लाइबिलिटी को डिस्चार्ज किए जाने के एवज में ही धारण किया गया। तो किसके पक्ष में है प्रिजम्पशन? जो कोई भी होल्डर है। सेक्शन नंबर 118 में प्रिजम्पशन देखी थी अपन लोगों ने, अलग अलग तरह की डेट की प्रिजम्पशन थी, सिग्नेचर की प्रिजम्पशन थी। सेक्शन 140 प्रतिरक्षा, जो धारा 138 के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजन में यह कोई प्रतिरक्षा नहीं होगी कि जब लेखीवाल ने चेक जारी किया था तब उसके पास से विश्वास करने का कोई कारण नहीं था कि चेक का प्रस्तुत किए जाने पर उस धारा में कथित कारणों से अनादरण हो सकता है। ये क्या कह रहा है सेक्शन नंबर 140 एक स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी इंपोज कर रहा है लेखीवाल पर के साहब लेखीवाल ये नहीं कह सकता कि सर मेरे को थोड़ी पता था कि चेक डिसऑनर हो जाएगा। चेक डिसऑनर हुआ मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए था कि इतने समय के अंदर अंदर कोर्ट में नहीं बैंक में चेक प्रस्तुत किया जाएगा और आपको आपका बैलेंस जो खाते में अकाउंट को बैलेंस को आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। सेक्शन 141 कंपनियों के अपराध, कभी ऐसा मत पढ़ो, मैं बता रहा हूँ जो बात पढ़ लेना सिर्फ। सबसे फर्स्ट वाली बात क्या कह रहा हूं, 138 के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कोई कंपनी है तो ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारोबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भार साधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी ऐसे अपराध के लिए दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्रवाई किए जाने के लिए दंडित किए जाने के बाध्य होंगे। तो कौन व्यक्ति उसको अंडरलाइन करो, ऐसे अपराध किए जाने के समय कंपनी के कारोबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भार साधक और उसके प्रति उत्तरदायी। लाइन को रट लेना हो सकता है एज इट इज, यही लाइन प्रीलिम्स के क्वेश्चंस में लिखी हुई आ जाए कि साहब जिसने चेक दिया कंपनी के एजेंट ने जिसने चेक दिया क्या वो होगा अगर नहीं प्रोवाइजर।
परंतु इस अपराध की कोई भी बात किसी व्यक्ति को दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था और अथवा उसने ऐसे अपराध के निवारण के लिए सम्यक तत्परता बरती थी। यदि वो कह देता है कि साहब कंपनी की तरफ से हमने पूरे प्रयास किए गए थे कि साहब चेक इस वजह से डिसऑनर नहीं हो और हम आज भी उसको चेक के वजह से पैसे देने के लिए तैयार हैं, तो फिर क्या उसकी लायबिलिटी बनी हुई रहेगी? एक्चुअली वो आज भी तैयार है तो वो 15 दिन में ही दे देगा, और यदि 15 दिन में नहीं देता है आज तैयार होता है तो कोर्ट अपने आप से क्या कर देगी, मैटर कौन सा है, कंपाउंडिंग ऑफेंस है, लो दो, हम तो चाहते हैं कि ये मामला खत्म हो। यदि कोई सरकारी कंपनी है तो उसके ऊपर इस तरह के नियम लागू नहीं हो रहे हैं। कंपनी के निदेशक के रूप में नाम निर्देश किया जाता है तो इस अध्याय के अधीन अभियोजन का भागी नहीं होगा। कर लोगे, कंपनी वाले का कोई इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं, 141 तक ठीक है। सर पानी का हाँ ले आओ, लेकर भी आ जाओ, सेक्शन 142 अपराध का संज्ञान। कहाँ लेते हैं अपराध का संज्ञान जीतू? सीआरपीसी में कल ही बात हुई। 2D तो परिवाद है। अपरिवार सर 190 में 190 में कितने सब सेक्शन? 2 सब सेक्शन क्या क्या है? पहला फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट ले गए 3 अच्छा, उसमें सीजीएम और फर्स्ट क्लास दोनों लिखा हुआ है या केवल फर्स्ट क्लास लिखा हुआ है? फर्स्ट क्लास चलो ठीक है, फर्स्ट क्लास संबंध सीजीएम को भी फर्स्ट क्लास में शामिल नहीं मान रहे, ठीक है। और दूसरा ये है कि सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट तब तक नहीं लेगा जब तक हाई कोर्ट उसे बाउंड नहीं करे। सीजीएम उसको ऑथराइज नहीं करे, बाउंड नहीं। हाँ उतना है। हाई कोर्ट तो उसको है ना समरी सबमिट ट्रायल के लिए भी हो सकता है। सेक्शन 167 में पुलिस कस्टडी दिए जाने के लिए भी वही कर रहा है। तो अपराध का संज्ञान करने को परिभाषित कैसे करोगे? हाँ नलिनी, नलिनी अरे ये नहीं सर, नलिनी संज्ञान का क्या मतलब होता है? मतलब मजिस्ट्रेट द्वारा ट्रायल को शुरू करने की फर्स्ट स्टेप। कुछ भी संज्ञान का मतलब संज्ञान मतलब कि जो भी इंक्वायरी वगैरह पेंडिंग है मजिस्ट्रेट कोर्ट में वो उस पर अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई, जुडिशियल माइंड अप्लाई करके इस बात का भी निश्चय करना कि आइदर जुडिशियल प्रोसीडिंग विल बी स्टार्ट, शुड बी स्टार्ट और नॉट अगेंस्ट दैट पर्सन, दैट इज कोल्ड नेम बाय कॉग्निजेंस। किसी न्यायालय के द्वारा या मैजिस्ट्रेट के द्वारा अपना जुडिशियल माइंड या फिर न्यायिक मस्तिष्क का इस्तेमाल कर इस बात का भी निश्चय करना कि व्यक्ति विशेष के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए या इस बात को क्या कहा जाता है? यदि वो कह देता है नहीं करना तो कहा जाएगा कि साहब संज्ञान लिया ही को नहीं, और कहा जाता है कि लेना है करना है तो कॉग्निजेंस ले लिया। कॉग्निजेंस लिए जाने के बाद में क्या इशू कर सकता है मजिस्ट्रेट साहब? या तो 156(2), 155(3) का आदेश दे देगा या फिर सीधा समन और वारंट, या तो यहाँ से होकर पुलिस रिपोर्ट की कार्रवाई करके ऐसी बात चलेगी, और नहीं तो फिर सीधा समन 204, 205, 206 की कार्रवाई। इसमें संज्ञान कैसे ले रहे हैं? हमने क्या पेश किया है मजिस्ट्रेट साहब के सामने? कंप्लेंट पेश की है कि साहब इसी तरह की बात है। देखो आओ दीपक पढ़ो जरा। अपराधों का संज्ञान दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी बात के होते हुए भी कोई भी न्यायालय द्वारा 138 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान चेक के पाने वाले या धारक द्वारा सम्यक अनुक्रम में किए गए लिखित परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं। ऐसा परिवाद उस कार्य के 1 मास के भीतर किया जाता है जिसका धारा 138 के परंतु के खंड ग के अधीन वाद हेतु उद्भूत होता है। एक मिनट बेटा, क्या लिखा ए में देखना। नो कोर्ट शेल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 138। भाई 138 तक उसने हमें कहानी बता दी थी कि साहब ऑफेंस कब हुआ है? 15 दिन का नोटिस देने, एक नोटिस दिए जाने के बाद कि 15 दिन की अवधि खत्म हो जाने के बाद में ऑफेंस क्रिएट हुआ है ना। उसके बाद की कहानी क्या है? अपॉन ए कंप्लेंट इन राइटिंग। कंप्लेंट किसमें होगी? हालांकि परिवार तो कहता है कि साहब परिवार तो मौखिक भी हो सकता है। आगे लिखा मेड बाय द पाई और एज द केस में बी द होल्डर इन ड्यू कोर्स ऑफ द चेक। कौन कौन प्रोड्यूस कर रहा है? होल्डर इन ड्यू कोर्स। एक तो है पाई या है होल्डर इन ड्यू कोर्स। अब ये होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या है? वो चोर जिसके द्वारा एक बैंक में नहीं सॉरी दुकान में चेक दे दिया गया था मोबाइल फोन खरीदने के एवज में, तो वो दुकानदार कौन है? होल्डर
चोर और तो वो जो बैंक के चेक जिसके नाम से लिखा हुआ था, हालांकि चोर के वो चेक खाली पड़ा था इसलिए चोर ने चुरा लिया, चेक जिसके नाम से लिखा हुआ था वो कौन है उसका पाई। पाई है ना। तो किस किस के, या तो आइदर पाई या फिर ड्यू कोर्स। आगे चलो, परंतु परिवाद का संज्ञान न्यायालय द्वारा विहित अवधि के बाद लिया एक जा मिनट पहले सकेगा। वापस ये बी पढ़ो तो। ऐसा परिवार ऐसा परिवाद उस तारीख के 1 मास के भीतर किया जाता है जिसका 1 मास 1 महीना, अपन कह रहे थे ना 30 दिन, उस 30 दिन की जगह क्या शब्द लिखा है, 1 महीना, जिसको धारा 138 के परंतु के खंड ग के अधीन वाद हेतु उद्भुत होता है। अब 138 का सी ने क्या कहा था अभी 15 दिन 15 दिन के नोटिस देने के बाद में भी यदि नहीं ऐसा नोटिस दिए जाने के 15 दिन के बाद में भी वो आपको संगत नहीं करता है तो कॉज ऑफ एक्शन अरेज हो गया। परंतु परिवाद का संज्ञान न्यायालय द्वारा विहित अवधि के बाद लिया जा सकेगा यदि परिवादी न्यायालय का समाधान करता है कि उसे ऐसे अवधि के भीतर परिवाद न करने के लिए पर्याप्त हेतु है। देखो, हम जब भी कभी कोई सिविल सूट पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं कि साहब समय सीमा इतने में पेश किया जाएगा, नीचे क्या बात लिखी होती है, न्यायालय इतने समय की विहित अवधि के बाद में भी ऐसी कार्यवाही को अनुज्ञात कर सकता है, परमिशन दे सकता है यदि सफिशिएंट कोर्स बता दिया है। ये बात बता रहे हैं कि 30 दिन के बाद में भी यदि कंप्लेंट पेश नहीं की गई और उसने एक रीजनेबल ग्राउंड बता दिया कि सर ये कारण था, ये कोई एक्सीडेंटल डेथ हो गई थी या फिर ये कमीशन हुआ था, तो उसके बाद में भी उसको एक्सेप्ट कर सकता है। नेक्स्ट, धारा 138 के अधीन अच्छा नहीं है महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अवर कोई न्यायालय धारा 138 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा। कहाँ साहब ट्रायल करने के लिए कौन कॉम्पिटेंट है, जनरल फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के नीचे के लेवल का नहीं कोई, इसका मतलब है मिनिमम ये होने चाहिए, है ना। हाँ जैनब आगे पढ़ो सेक्शन नंबर 2 से। धारा 138 के अधीन दंडनीय अपराध की जांच और विचारण केवल किसी ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत। अब सुनो एक मिनट, अधिकारिता अभी अपन ने डोमेस्टिक एक्ट के सेक्शन नंबर 27 में अधिकारिता पढ़ी थी कि साहब कौन से फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट को या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को अधिकारिता होगी जहां पर की प्रत्येक एग्रीव्ड पर्सन स्थायी या अस्थायी रूप से निवास करता है या प्रत्यर्थी रहता है या जहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन अरेज हुआ। अब ये क्या कह रहे हैं कि साहब कौन सी मजिस्ट्रेट की कोर्ट में आप इस तरह का कंप्लेंट पेश करोगे। नंबर 1, यदि चेक किसी खाते के माध्यम से संग्रहण के परिचित किया जाता है। 1 मिनट, चेक पर क्या लिखा हुआ है, चेक पेबल इन अकाउंट, है ना। चेक कैसे अकाउंट की वो किया जाएगा, सीधे खाते में। यदि चेक किसी खाते के माध्यम से संग्रहण के लिए परिचित है तो हाँ तो बैंक की शाखा जहाँ पर लिखा उसके ठिकाने में संदेह के रूप में निर्धारित खाता बनाया रखता है। ये बात हमारी ऑलरेडी हो चुकी है। यदि अकाउंट नहीं है तब फिर उस क्षेत्र का न्यायालय होगा जहां पर कि होल्डर इन ड्यू कोर्स या फिर चेक के पाई ने अपना खाता मेंटेन कर रखा है। यदि चेक पाने वाले समय के अनुक्रम निर्धारित और संदाई के लिए खाते के माध्यम से अन्यथा प्रस्तुत किया जाता है, एक प्रकार बैंक की शाखा जहां लेखीवाल खाता बनाए रखता है स्थित है। तो इनके अलावा दूसरा ऑप्शन क्या है भाई, सेल्फ पे। और यदि सेल्फ पे है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जहां पर की ड्रॉबी का बैंक है। अच्छा सेल्फ का चेक तो जब ब्रांच होती है उसका जो वहीं से होता है, वहीं से ही जाएगा। हाँ, सेल्फ तो फिर जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है। चलो आगे। स्पष्टीकरण खंड क के प्रयोजनों के लिए जहां कोई चेक पाने वाले सम्यक अनुक्रम में धारक के बैंक की किसी शाखा में संग्रहण के लिए परिचित किया जाता है, उस शाखा में परिचित किया गया समझा जाएगा जिसमें ऐसा स्थिति पाने वाले सम्यक अनुक्रम में धारक खाता बनाया जाता है। भाई मान लो कि मुझे आप लोगों में से किसी ने चेक दिया 10,000 रुपए का, SBI में खाता है मेरा, आप लोग सोच रहे हो हमको देंगे, हम ऐसे ही बात कर रहे हैं हम ऐसे ही बात कर रहे हैं कि साहब 10,000 का चेक दे दिया मैंने पाली के SBI बैंक में, उसे पेश कर दिया, जबकि मेरा खाता कहाँ है SBI बैंक का, मेड़ता में, मेड़तिया में नहीं, मेड़ता में। हाँ तो जुरिडिक्शन कौन सा समझा जाएगा, मेड़ता की करो, फिर वो जुरिडिक्शन पाली का नहीं होगा, यही करना चाह रहा है ना, जहां पर पेश कर। हाँ जाने लंबित मामलों के अंतरण का विधि मालूम करेंगे। 1 मिनट रुको, पढ़ना मत, मैं बताता हूँ क्या कह रहा है।
142A में फर्स्ट में तो ये बता रहा है कि साहब 2015 का जो अधिनियम आया था पराक्रमणीय लिखित संशोधन अध्यादेश, उसका नाम है 2015 का पराक्रमणीय लिखित संशोधन अध्यादेश। ये वही है जो क्या नाम था, दशरथ रूप सिंह राठौड़ के केस के बाद में जब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई कि साहब सारे केसों की जुरिडिक्शन चेंज कर दिया जाएगा, तो जब उसको ट्रांसफर किया गया ना तो उनको ऐसा ट्रांसफर माना जाएगा जैसे कि सीआरपीसी के प्रोविजन पे अपन ने उसको ट्रांसफर किया है ना। और इसका मतलब ये नहीं होगा कि साहब मामले को ट्रांसफर कर दिया तो वो सुनने में कॉम्पिटेंट है या नहीं है, सभी मामले ट्रांसफर होकर उसी तरह से सुने जाने के लायक समझे जाएंगे। एक बात तो ये। दूसरी बात, सबसेक्शन नंबर 2 ये कह रहा है कि इन बिटवीन यदि कोई चेक दे दिया गया है ना, अकाउंट इन पे में था इतने दिन तक, तो उसका जुरिडिक्शन तो उसी कोर्ट उसी बैंक में पेश करना था जिस बैंक में उसको लेखीवाल का खाता था। आदेश आ गया, अब वो पेश क्या करेगा, तो लिखा कि साहब ऐसे चेक जो ऐसे आदेश के पहले जारी कर दिए गए उनके ऊपर भी ये जो अधिनियम है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रखते हुए उसी अधिनियम से उसी रूप से लागू होगा जैसे कि वो चेक दिए जाने के पहले से लागू हो गया। मतलब कि चेक एग्जिस्टेंस से पड़े हैं पर मैंने अभी तक डिश ओनर के लिए लगाया नहीं है ना। और अब मुझे सवाल ये समझना है कि मुझे कौन से खाते कौन से जुरिडिक्शन की कोर्ट में लगाना है। तो ये सेक्शन इस बात को क्लियर कर रहा है कि ऐसे चेक जो एग्जिस्टेंस में आ चुके हैं पर अनादरण हुए नहीं है तो इनका जुरिडिक्शन वो होगा जो कि ये अधिनियम कह रहा है, ये अध्यादेश कह रहा है। समझ, मतलब रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है उसी 3 महीने की अवधि के भीतर, पर इसके महीने 6 महीने था उसको घटा के 3 महीने किया गया। और तीसरी बात ये कह रहा है कि साहब किसी एक चेक पर एक से अधिक मुकदमे हैं तो जो सबसे पहला मुकदमा जिस कोर्ट में किया गया था उसके मुताबिक जो उसको ट्रांसफर कर दिया गया है तो सारे के सारे उससे रिलेटेड मैटर फिर वही कोर्ट उसको सुनेगी। जैसे कि चेक के संबंध में एफआईआर दर्ज करवाई गई है तो मैंने बताया था 420 भी करवा सकते हैं, 467 भी हो सकता है, 472 भी हो सकता है, तो वो सारे रिलेटेड मैटर वही कोर्ट सुनेगी जहां पर पहला मामला दर्ज किया गया था। एक सेकंड कैसे हो गया भाई मैंने आपको एक चेक दिया कि आप मुझसे 50,000 रुपए मांगते हो, आप ये ले लेना। जब आप चेक को उसको कराने के लिए गए तो मेरे खाते में पैसा था ही नहीं। आपने मेरे ऊपर एलिगेशन लगाया कि सर मैं आरिफ साहब को अच्छी तरह से जानता हूँ, उनकी नीयत खराब थी, वो मेरे को पैसा देना ही नहीं चाहते थे। हाँ, तो क्या एलिगेशन लगा रहे आप मेरे ऊपर 420 का, तो उसी चेक के ऊपर 420 प्लस आप एलिगेशन लगा रहे हो कि सर आरिफ साहब ने इस तरह के चेक की बात धरती को भी दे रखी थी पर वो फर्जी सिग्नेचर करके देते हैं। तो मैंने कौन सा डॉक्यूमेंट निर्माण किया, फोर्ज डॉक्यूमेंट, तो 467 का मुकदमा। तो एक ही अपराध पर कितने तरह के ऑफेंस हो गए, 420, 467, 138 NI हो गया। तो फिर इसी एक केस पर कोर्ट पर हो गया 2-3 मुकदमा। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 143, न्यायालय के मामलों का संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति। वही बात आ गई कि साहब कौन सी ट्रायल करेगा, समरी। दंड प्रक्रिया संहिता में किसी बात के होते हुए भी इस अध्याय के अधीन सभी अपराधों का विचारण प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाएगा और उक्त संहिता की धारा 262 से लेकर 265 के उपबंधों के जहां तक हो सके ऐसे विचारणों को लागू होंगे। 262 से लेकर 265 तक बताया इसने, तो 260 और 261 क्यों नहीं बताया? और उसमें समरी ट्रायल करने के लिए क्या बात थी कि साहब ऐसा मुकदमा जिसमें सजा 2 साल से कम की हो, ऐसा मुकदमा जिसमें किया गया अपराध की धनराशि जो थी वो 2,000 रुपए से कम की हो, तो वो वाली बातें बता रखी है। इसने कहा कि 262 से लेकर 265 तक के जो प्रोविजन है, जो क्या कह रहे हैं, मैक्सिमम हम कितने समय की सजा दे सकते हैं, 3 महीने की सजा दे सकते हैं। पर क्या लिख दिया इसने, उसी को प्रोवाइजो करते हुए यदि समरी ट्रायल कर रहा है परंतु इस धारा के अधीन संचित विचारण के किसी दोष सिद्धि की दशा में मजिस्ट्रेट के लिए ऐसे कारावास का जिसकी अवधि 1 वर्ष से अधिक की नहीं होगी और ऐसे जुर्माने का जिसकी रकम 5,000 रुपए से अधिक की नहीं होगी दंडादेश पारित करना विधि पूर्ण होगा। पहले क्या लिखा, 262 से 265 तक के प्रावधान लागू होंगे जिसमें कितनी सजा दे सकते हैं, मैक्सिमम 3 महीने के। 260 और 261 में वो चीजें बताई पनिशमेंट वगैरह, इसीलिए तो एक्सक्लूड करा क्योंकि यहाँ पे सब लग रहा है। हाँ, और समरी ट्रायल उसमें लिख रहा है कि समरी ट्रायल यदि कोई न्यायालय करता है तो कि मैक्सिमम कितने महीने की सजा दे सकता है, 3 महीने की। ये कह रहा है कि 3 महीने की नहीं, आप यदि समरी ट्रायल करते भी हो तो 1 वर्ष तक की सजा दे सकते हो। प्रोवाइजो करके स्पेशल एक्ट में ये बात लिख दी। तो कोई भी वकील साहब
मैजिस्ट्रेट के द्वारा अपनाई गई समरी प्रोसीडिंग में यदि 6 महीने की या 1 साल की सजा दे दी गई है तो उसको रिवीजन या अपील नहीं कर सकता कि साहब देखो समरी ट्रायल में कितनी सजा दे सकता है, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने की, और इन्होंने 1 साल की सजा दी, उनका आदेश सेटिसाइड करो। तो कोर्ट क्या कहेगी कि सर स्पेशल एक्ट में क्या कर दिया है कि यदि चेक की समरी ट्रायल की जा रही है तो उसमें 1 वर्ष तक की सजा दी जा सकती है। पर ये कैसी स्थिति में जब समरी ट्रायल कर रहे हैं, न्यायालय की मामले को संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति है। कोर्ट चाहे तो उसको समरी ट्रायल कर सकता है और कोर्ट चाहे तो समरी ट्रायल नहीं भी करे। परंतु ये और है कि इस धारा के दिन संक्षिप्त विचारण के प्रारंभ के दौरान जब तक कि मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि मामले की प्रकृति ऐसी है कि 1 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास का दंडादेश पारित किया जा सकता है, या यह है कि किसी अन्य पक्षकार से मामले का संक्षिप्त विचारण के रूप में विचारण किया जाना अवांछनीय है, तो मजिस्ट्रेट पक्षकारों को सुनने के पश्चात उस आशय का आदेश अभिलिखित करेगा। अच्छा, क्या लिखा? संक्षिप्त रूप से विचारण किया जाना अवांछनीय है कि साहब संक्षिप्त विचारण नहीं करेंगे साहब, इसका आशय का आदेश अभिलिखित करेगा और तत्पश्चात ऐसे किसी भी साक्षी को वापस बुलाएगा जिसकी परीक्षा की जा चुकी और उक्त संहिता के उपबंधित रीति के मामले को सुनने या पुनः सुनने के लिए अग्रसित होगा। तो बताओ फिर कौन सी ट्रायल करेगा? सामान्य वारंट दोनों कर सकते हैं। वारंट ट्रायल किए जाने के लिए कितनी सजा दी जाएगी वारंट ट्रायल में? 2 साल ही दी जाएगी क्योंकि वो आगे 2 साल ही तो बचा रखा है। 2 साल में तो फिर अब ये कौन सी ट्रायल करेगा? समन ट्रायल करेगा। वारंट ट्रायल उसे कह रहे हैं जिसमें लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट, डेथ सेंटेंस या मिनिमम 2 साल की सजा दी जाती है, तो वो है वारंट। और समन मामला, जो वारंट मामला नहीं है, तो फिर कौन सी ट्रायल होगी? आइदर समरी ट्रायल और क्या लिखा हुआ है, क्या पढ़ रही हो बेटा? ये तो मतलब इंटरिम कंपनसेशन वाला है ना, हाँ, तो वो मतलब टाइम बता रखा है। एक तो 2 सिचुएशन दी है, एक तो संक्षिप्त विचारण या समन मामले में जहाँ परिवार पर लगाए गए अभियोग पर दोषी होने का अभिवाक नहीं करता तो इंटरिम कंपनसेशन दे सकता है, और किसी अन्य मामले में आरोप की विवेचना होने पर। देखो, एक तो है अभिवाक नहीं करता है, प्लीड नॉट गिव। यदि उसने प्लीड तो कर लिया कि हाँ मैंने इसके 4 लाख रुपए खाए हैं, तो ये तो मामला तो क्लोज ही हो गया, अब ट्रायल क्यों की जाएगी? इसलिए वो कह रहा है एक तो प्लीड नहीं किए जाने पर वो गिल्टी फील नहीं कर रहे, उसने क्या चाहना है? ट्रायल चाहना है। पर कई बार क्या होता है कि साहब इस तरह की ट्रायल शुरुआत होने के बाद में यदि प्रोसिक्यूशन या फिर जो कंप्लेनेंट है वो अपनी तरफ से बियॉन्ड रीजनेबल डाउट इस चीज को प्रूफ नहीं कर पाता है, तो फिर ट्रायल वहीं पर ही खत्म हो जाएगी, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज किए जाने के बाद में भी कि साहब नहीं आप इसको साबित नहीं कर पाए। पढ़ी थी अपने ट्रायल्स एक बार अपना, इसमें आगे चल रहे हैं सेक्शन नंबर 143 में। तो कौन कौन सी ट्रायल कर पा रहा है? या तो समरी ट्रायल करेगा, समरी ट्रायल में कितने साल की सजा दे सकता है? 1 साल तक की। पर यदि उसको लगता है कि मामला समरी ट्रायल किए जाने के निपटाने के लायक नहीं है तो अन्यथा ट्रायल भी हो सकती है, और इसी तरह की सजा। इस धारा के अधीन मामले का विचारण यथासत्य अविरोध न्याय के हित में समापन तक दिन प्रतिदिन जारी रखा जाएगा जब तक कि न्यायालय लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से विचारण का अगले दिन से परे। तो कहने की बातें हैं भाई साहब, चेक अनादरण के मामले इतने लंबे लंबे तक खिंचने लगे कि 3-3, 4-4 साल भी हो गए, कॉग्निजेंस तक नहीं लेती कोर्ट। सामने वाला आता नहीं। हाँ, और 5 साल तक सामने वाला आता नहीं, क्योंकि उसकी जब तक उसकी तामील नहीं हो जाएगी किसकी कोर्ट के द्वारा भेजे गए कॉग्निजेंस लिया पाओ तब तक वो आता नहीं, तब तक वो करता नहीं। एक्स पार्टी ऑर्डर इस पे देती नहीं है, न देने में तो दे सकते हैं, और बहुत मुश्किल बात है। इस धारा के अधीन प्रत्येक विचारण यथासंभव शीघ्रता से संचालित किया जाएगा। ये जो शब्द लिखने का यथाशीघ्र, हाँ यथा समय, यथा संभव विचारण को परिवार फाइल करने की तारीख से 6 मार्च के भीतर समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। कितने समय में? कब? जब वो समरी ट्रायल कर रहा है। न्यायालय के मामले की संक्षिप्त विचारण की शक्ति, और समरी ट्रायल इसमें करता नहीं है अमूमन। आ जाओ सेक्शन नंबर 143 अंतरिम प्रतिकर। सेक्शन नंबर 143 अंतरिम प्रतिकर किसका 20% है? चेक में दी गई धनराशि का 20%। दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्विष किसी बात के होते हुए 138 के दिन किसी अपराध का विचारण करने वाला न्यायालय चेक में लेखीवाल को संक्षिप्त विचारण या समन मामले में जहां परिवार में उसके किए गए अभियोग का दोषी नहीं होने का अभिवाद किया गया हो, या
अन्य किसी मामले में आरोप विरचित किए जाने हैं। अच्छा, अब ये नलिनी कह रही है कि साहब वो कौन सा मैटर है जिसमें आरोप विरचित कर दिया गया। देखो, ना तो अपन संबंध मामले में और ना संक्षिप्त विचारण में फ्रेमिंग ऑफ चार्ज तो करते ही नहीं। संबंध मामले है दोनों में नहीं होते। और ये कह रहे हैं अन्य किसी मामले में आरोप विरचित किए जाने पर परिवादी को अंतरिम प्रतिकर का संदाय करने का आदेश दे सकेगा। तो ये अन्य कोई मामला कौन सा है भाई? अपील वाले में तो डिपॉजिट वाले आ जाएंगे। अपील में तो वो कर रहे हैं 148 वाले। इन एनी अदर केस अपॉन फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। वारंट ट्रायल नहीं हो सकती क्योंकि सीजीएम वगैरह भी तो इसमें कर ही सकते हैं, क्योंकि इसने बोला अपर देन फर्स्ट क्लास और उससे सुपीरियर कोई। पर मान लो ये ना ज्वाइंट ट्रायल वाली मामला तो नहीं है कि साहब 138 के साथ साथ में दूसरी कार्रवाई भी चल रही है, वो वाली 420 की वगैरह की मजिस्ट्रेट साहब वही ट्रायल कर रहे हैं। तो एक बार इस सवाल को थोड़ा खामोश रखेंगे अपन यहाँ। क्वेश्चन ठीक है। परिवाद को अंतरिम प्रतिकर का संदाय करने का आदेश दे सकेगा। अंतरिम प्रतिकर हो गया इंटरिम कंपनसेशन। उपधारा 1 के अधीन अंतरिम प्रतिकर चेक की रकम के 20% से अधिक का अंतरिम प्रतिकर चेक में लिखी हुई रकम का अंतरिम प्रतिदिन के भीतर चेक के लेखीवाल द्वारा प्राप्त कारण प्रदर्शित किए जाने पर 30 दिन से अनवधि की अवधि के भीतर जिसका न्यायालय द्वारा निर्देश दिया जाए। देखो कितने दिन के आदेश देगा वो, और मैक्सिमम कितने दिन तक बढ़ाया जा सकता है? 30 दिन। मतलब इंटरिम कंपनसेशन दिए जाने के आदेश के अधिकतम 90 दिन के अंदर उसको तो इंटरिम कंपनसेशन देना ही पड़ेगा। मान कई बार चेक की कार्रवाई होती है 20-20 लाख 40-40 लाख रुपए तक की, तो उसमें यदि 20% का कंपनसेशन दे दे तो कम से कम 4 लाख 5 लाख रुपए तो आए आदमी के पास में के साथ मामला जब होगा तब का तब देखते रहेंगे। आगे यदि चेक के लेखीवाल को दोष मुक्त कर दिया जाता है, ये वही स्थिति आ गई, तो फिर इंटरिम कंपनसेशन का क्या करें? तो न्यायालय परिवादी को प्रतिकर की अंतिम रकम लेखीवाल को आदेश की तारीख से 60 दिन के भीतर या परिवादी द्वारा पर्याप्त कारण दर्शित किए जाने पर 30 दिन से अनवधि की ऐसी अवधि के भीतर जिसका न्यायालय द्वारा निर्देश दिया जाता है सुसंगत वित्तीय वर्ष के प्रारंभ पर प्रचलित बैंक दर से जैसा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा प्रकाशित किया गया ब्याज सहित प्रति संदाय करने का निर्देश देगा। भाई इंटरिम कंपनसेशन कितने दिन में देगा? 60 + 30। पर जो एक्यूज था वो क्या हो गया? एक्विटल हो गया। तो कंप्लेनेंट ने क्या ले रखा है? इंटरिम कंपनसेशन, तो उसके वापस से भुगतान करेगा। ऐसा एक्विटल किए जाने के बाद, ऐसे कोर्ट के द्वारा आदेश किए जाने के बाद कितने दिन के भीतर? 60 दिन। पर वो निवेदन करेगा कि सर मेरे पास पैसों की व्यवस्था होगी नहीं, तो अधिकतम कितने दिन तक बढ़ाया जा सकता है? 30 डेज। तो सेम वही 60 + 30 60 + 30। क्या चेक इन इंटरिम कंपनसेशन पर इंटरेस्ट की डिमांड करने कोर्ट इन इंटरिम कंपनसेशन पर इसकी इंटरेस्ट की कॉस्ट इम्पोज करके दिलवाएगा या फिर नहीं दिलवाएगा? इंटरेस्ट लगाएगा, करवा सकता है। क्या लिखा है? जैसा निर्देश देगा। इंटरिम कंपनसेशन तो कोर्ट ही दिलवा सकता है। कोर्ट दिलवाना है, और सर जब रिवर्स करवा है, रिवर्स भी कोर्ट ही करवा है। वो भी कोर्ट ही करवाना है। लेकिन सिस्टम कोर्ट ही है सर। क्या चीज? लेकिन सिस्टम कोर्ट ही है सर। इंटरिम कंपनसेशन को ऑर्डर तो कोर्ट ही दिलवा है। ठीक है, अब वापस उसको रिवर्स करवा रहा है, ठीक है। तो नेगलिजेंसी का पार्ट नहीं, देखो कई बार क्या होता है, मामला प्राइमा फेस है, ऐसा लगता है मेरे को कि वास्तव में ऑफेंस हुआ है, ठीक है। पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का प्रिंसिपल ये है कि अनटिल एंड अनलेस दैट फैक्ट इज नॉट प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, तब तक उस पर क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं होती। अभी एक बार देखने में तो लग रही है कि वास्तव में इसने काम किया, और जो कंप्लेनेंट है वो इतना मजबूर और परेशान अपने आप को शो कर रहा है कि सब कोर्ट को लग रहा है कि वास्तव में इस आदमी ने खाया। पर अंतिम रूप से एविडेंस में जाते जाते पता चला कि या तो कोई एविडेंस मर गया, या फिर कोई विटनेस आ नहीं पाया, या फिर जिनके साथ में लिखत पढ़त कर पाई थी वो प्रूफ नहीं कर पाया, या फिर एक्यूज खुद कह रहा है कि सर मैं तो पैसे देने के लिए तैयार था, ये तो लेने के लिए राजी नहीं। तो ऐसी स्थिति में कंपाउंडिंग ऑफेंस होकर उसको क्या मिल गया? एक्विटल मिल गई। जैसे ही एक्विटल हो गया तो जो इंटरिम कंपनसेशन जो दिया गया था वो वापस से रिवर्स हो गया, क्योंकि ऑफेंस कंपाउंडिंग ऑफेंसेस भी था, और कंपाउंडिंग ऑफेंस ये कह रहा है कि साहब कंपाउंडिंग ऑफेंस का रिजल्ट एक्विटल होगा। मान लो दोनों के बीच में राजीनामा हो जाए, इसके बावजूद कि इन्होंने ऑफेंस किया और दोनों के बीच में राजीनामा हो गया, बीच में कहीं पर भी जाके, तो कोर्ट क्या आदेश देगा इनके फेवर में? एक्विटल। और जैसे एक्विटल होता है तो इंटरिम कंपनसेशन की जो ठीक है हो गया, ब्याज सहित निर्देश देगा। नेक्स्ट,
इस धारा के अधीन संदेह अंतरिम प्रतिकर इस प्रकार वसूल किया जा सकेगा, मानो में धारा 421 के अधीन को जुर्माना नहीं देता है तो फिर जुर्माना को कैसे रिकवर करते हैं भाई? चीज करेंगे उसकी प्रॉपर्टी सीज की जा सकती है। और जुर्माने को रिकवर किए जाने में क्या करते हैं अपन, इन एडिशन क्या सीआरपीसी में हमने पढ़ा कि यदि जुर्माना दिए जाने के आदेश देता है सजा दे देगा सर। सजा भी दी जा सकती है। चलो सर सीज करने का किसी ऑथोरिटी है, उसके नाम प्रॉपर्टी नहीं है, उसके फैमिली मेंबर के नाम हो, उसकी सारी प्रॉपर्टी, तो क्या कर सकते हैं कोर्ट? देखो अभी क्या हो रहा है, अभी तो कानून की धज्जियां उड़ रही बेटा। एक कोई आदमी जो किसी ऑफेंस में पकड़ा गया है वो लेकर पहुंच जाते हैं बुलडोजर और घर पड़का देते हैं, पता नहीं किसके नाम का। हाँ सर, हाईकोर्ट का ऑर्डर आया ना कि पर मान कंपनी देना कर- पड़ेगा सर, मैंने वो व्हाट्सएप पे भी डाला था। पर बात तो ये है कि साहब क्या एक विधि के द्वारा स्थापित सरकार इतना घिनौना कृत्य कर सकती है? किसी के नाम का है या नहीं, तो किसके नाम का करना, कम से कम कोर्ट से आदेश मतलब। और इसका ये हाईकोर्ट ने बोला है सर, फैशन बन गया अब तो ये। नहीं, मकान धराशायी करने का कानून कहाँ से लाए? है ही नहीं कानून। क्या क्या नहीं सर, वो फैशन बना दिया सर। हाईकोर्ट ने बोला कि अब तो फैशनेबल बन गया, जो आवेंगे कोर्ट को तो इनको कंपनसेशन देना पड़ेगा सर, हाईकोर्ट ने बोला था। हाँ, यदि कोई लॉ पारित किया हुआ है कि साहब यदि एग्जाम में के पेपर लीक करते हुए पाए गए तो आपका मकान धराशायी किया जाएगा, एक्चुअली ये कानून भी बन जाए तो इसको चैलेंज कर देंगे, उसको सेटिस्फाइड करवाना पड़ेगा। तब इसको ये तो मतलब एक अंधा कानून का राज आ गया अब आजकल। तो वो अंधा भारत, हाँ क्या वो अंधा कानून क्या है वो ना कुछ। चलो कोई बात नहीं, कुछ है जो है। तो रिकवरी होगी उसके साथ अंतरित प्रतिकर के रूप में संगत या वसूल की गई रकम घटा दी जाएगी और जुर्माने की रकम की दंड प्रक्रिया से 357 के दिन अधिनियमित प्रतिकर की रकम में से कम किया जाएगा। बिल्कुल जो एंटीसिपेटरी इंटरिम जो कंपनसेशन दिया गया है और अंत में जो 4 लाख रुपए दिए जाने का आदेश दी गई तो वो एंटीसिपेटरी नहीं इंटरिम कंपनसेशन को घटा देंगे। सम्मान की तामील की रीति 144 पढ़ाने की जरूरत नहीं है, पढ़ लोगे। शपथ पत्र पर साक्ष्य जो परिवार पेश किया जाएगा शपथ पत्र के साथ में पेश किया जाएगा। और किसी भी व्यक्ति को जो शपथ पत्र पर दिया जा रहा है उसको कॉल कर सकता है और उसकी एविडेंस ली जा सकती है। सेक्शन 146 बैंक की पर्ची कतिपय तथ्यों में प्रथम दृष्टया साक्ष्य होगा। ये आपका लोकेंद्र सवाल कि यदि बैंक ने डिश ओनर की बात कर दी तो ये प्राइमा फेसी एविडेंस बन जाएगा कि वास्तव में उस आदमी का इंटेंशन था सेक्शन नंबर 138 की कार्रवाई करना। तो बाउंस हुआ देता है सर, वही ना। हाँ, न्यायालय इस अध्याय के अधीन प्रत्येक कार्यवाही के संबंध में बैंक की पर्ची या ज्ञापन के जिस पर वह द्योतक करने वाला शासक के चिन्ह को हो कि चेक अनादरित हो गया है प्रस्तुत किए जाने पर ऐसे चेक का अनादरण होने के तथ्य की अवधारणा करेगा जब तक कि ऐसे तथ्य को नासाबित नहीं कर दिया जाए। कौन सी उदाहरण है? विधि की खंडनीय उदाहरण है। यदि कोर्ट के सामने पेश कर दिया कि सर देखो ये बैंक की तरफ से हमारे पास में ये सूचना आई है तो बैंक कोर्ट क्या प्रिजम्पशन करेगा कि साहब वास्तव में चेक अनादरित हुआ है। कब तक? जब तक कि ऐसी उदाहरणा को नासाबित नहीं कर दिया गया। हो गया 146, लिख देना विधि की खंडनीय उदाहरण। 147 किसी भी बात इस अधिनियम का अधीन दंडनीय प्रत्येक अपराध शमनीय होगा, कंपाउंडिंग होगा। पास में लिख देना सीआरपीसी का सेक्शन 320 में सेक्शन नंबर 1 सेक्शन लिस्ट नंबर 1 लिस्ट नंबर 2 और रिजल्ट लिख देना एक्विटल। पर हमने एक जगह देखा था कि सेक्शन नंबर 320 में एक जगह एक्विटल नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं? डिस्चार्ज भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं। नहीं डिस्चार्ज नहीं कर रहे, उसका रिजल्ट तो एक्विटल ही होगा। 120 की ही बात है। 120 की बात है कि साहब यदि कोई आदमी जो संविदा करने में असक्षम है तो किसकी सहमति पर होगा? और एक ऐसा आदमी जो संविदा करने में तो सक्षम है मगर पागल है, मतलब मेंटली रूप से डिसऑर्डर है, तो किसकी कंसेंट पर कोर्ट उसको कन्विक्ट वो एक्विटल करेगा? भाई कोई ना कोई तो कन्विक्ट सहमति देगा ही देगा। सेक्शन नंबर 320 के सब सेक्शन नंबर 5 में 2 बातें लिखी हुई, एक तो उसके गार्जियंस और एक जगह लिखा हुआ अच्छा या तो मर गया तो LR
या तो मर गया तो या फिर हाँ LR हो गया, और उसमें या फिर यदि वो जो बच्चा है कॉन्ट्रैक्ट संविदा करने में सर्टिफिकेट सक्षम है तो उसके संरक्षक के द्वारा। देखना आप उसको जाके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हो गया सेक्शन 147। 148 दो सिद्धि के विरुद्ध अपील के लंबित रहने के संदाय का आदेश करने का अपील न्यायालय की शक्ति। ये बात अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या कह रहे हैं, दंड प्रक्रिया संहिता में अंतर्विष्ट बात के होते हुए भी 138 के अधीन दो सिद्धि के विरुद्ध, 138 में क्या हो गई है, कन्विक्शन। लेखीवाल के द्वारा की गई कोई भी अपील न्यायालय अपीलार्थी की ऐसी राशि जमा करने का आदेश कर सकेगा जो विचारण न्यायालय द्वारा अधिनिर्णित जुर्माना या प्रतिकर का न्यूनतम 20% होगी। लिख देना पास में, ना कि चेक राशि का, चेक में उल्लेखित धनराशि। सब सेक्शन नंबर 2 में लिख रखा है कि साहब ऐसी अपील आदेश की तारीख से 60 दिन के भीतर होगी। चेक को डिसऑनर किए ने चेक में कन्वर्ट कर दिए जाने की अपील 60 दिन के भीतर पर्याप्त कारण बताए तो 30 दिन से अधिक की अवधि के लिए भीतर जिसका न्यायालय निर्देश देगा जमा कराई जाएगी। सॉरी, अपील की राशि नहीं लिखी है इसने, अपील का टाइम पीरियड नहीं लिखा। इसने लिखा कि अपील करता है तो अपील के 60 दिन की अवधि के भीतर जमा कराएगा। ये निक्षेप आदेश की 60 दिन या फिर 30 दिन और उसका वो की वही बातें हो गई। अगली, अपील न्यायालय अपील के लंबित रहने के दौरान किसी भी समय अपीलार्थी द्वारा जमा की गई रकम को परिवादी को देने का निर्देश दे सकेगा। कौन सी राशि है, 20% जो ली थी। इसमें ये बात क्यों लिख रही है, अपील न्यायालय अपील के लंबित रहने के दौरान किसी भी समय अपीलार्थी के द्वारा जमा की गई रकम को परिवादी को निर्देश देने को कर सकेगा, परंतु यदि अपीलार्थी दोष मुक्त कर दिया जाता है तो न्यायालय परिवादी को आदेश की तारीख के 60 दिन के भीतर या परिवादी द्वारा पर्याप्त कारण दर्शाए जाने के बाद 30 दिन की अवधि के भीतर न्यायालय ठीक समझे सुसंगत वित्तीय वर्ष के प्रारंभ पर प्रचलित बैंक दर पर जैसा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा प्रकाशित और ब्याज सहित इस प्रकार दी जाएगी कि रकम का अपीलार्थी को प्रतिसंधाय करने का निर्देश देगा। ये क्या बात है कि साहब मामला नीचे वाली कोर्ट ने खत्म कर दिया, अब वो अपील में आ गया। अब अपील में भी वो क्या मांग रहे हैं, जो कंप्लेनेंट है परिवादी, वो क्या मांग रहे हैं, इंटरिम कंपनसेशन मांग रहे हैं। अब बेचारा वो तो बेमतलब से परेशान हो रहा है। तो कोर्ट जो अपीलेंट कोर्ट है किसके आवेदन पर, कंप्लेनेंट के आवेदन पर क्या कर सकती है, ये जो 20% रुपए तक की राशि एक्यूज्ड पर्सन के द्वारा या फिर कन्विक्शन किए गए व्यक्ति के द्वारा जो कोर्ट में पेश की गई थी, किसको दिला सकता है वो कोर्ट, कंप्लेनेंट को। ये अपील कौन कर रहा है, अपील एक्यूज्ड जिस कन्विक्शन हुआ जिसका। हाँ, तो और ये राशि कौन डिपॉजिट कर रहा है, अपील वो भी अपीलार्थी ही कर रहा है। इसमें ये बोला है अपीलार्थी ने दे दी राशि, लेकिन साक्षी नहीं आ रहे, मतलब वापस से साक्षी कराने के, तो वो रिलीज कर सकता है, उसको वापस रिप्लेस करने का। किसको, परिवादी को? नहीं, मैं वापस बताओ क्या कह रहा हूँ। अपीलार्थी ने राशि कंप्लेनेंट को दे दी, डिपॉजिट करवा दी मिनिमम 20%, तो वो तो बैंक को दे रहे हैं, नहीं उसको तो कोर्ट को दे रहे हैं। तो अब वो वापस ले सकता है अपीलार्थी। अगर ऐसा कुछ लगे कोर्ट को कि भाई राशि जरूरी नहीं है जमा करवानी, तो वापस निर्मुक्त कर सकता है उससे। भाई ये जो राशि है ये तो अपन वैसे भी कोर्ट में जमा करा रहे हैं, अपील को एंटरटेन किए जाने के लिए तो राशि कोर्ट में जमा हो रही है। फिर कहा कि कोर्ट चाहे तो ऐसी ये जो राशि जो जमा हुई है वो किसको दे सकती है, परिवादी को। पर मुझे सवाल ये है, एक मिनट रुकना, कि अपील कौन कौन कर सकता है, अपील तो दोनों कर सकते हैं। नीचे वाली कोर्ट के आदेश से अब ये क्या कह रहे हैं, अच्छा दोष सिद्धि के विरुद्ध अपील के लंबित रहने की स्थिति में, तो दोष सिद्धि कौन होगी, यदि दोष मुक्त कर दिया तो ऐसी स्थिति में इंटरिम इसकी जरूरत नहीं है साहब, है ना, अपील अगेंस्ट कन्विक्शन। हाँ, तो एक्यूज की स्थिति में है और एक्यूज के बारे में लिखा हुआ है। हाँ, तो अब सवाल आ गया साहब कि ये जो अंतरिम प्रतिकर नहीं सॉरी ये जुर्माना और प्रतिकर की जो राशि 20% तक की दी थी, मतलब मिनिमम जो 20% थी, अपीलेंट कोर्ट किसको दिला सकती है, एक्यूज को दिला सकती है, नहीं सॉरी कंप्लेंट को दिला सकती है।
और फिर अपीलेंट कोर्ट फाइनली ये डिसाइड करती है कि एक्यूज के कन्विक्टेड पर्सन के द्वारा जो अपील की गई थी वो वास्तव में ठीक है और नीचे वाले कोर्ट का आदेश सेटिस्फाइड किए जाने के लायक है, तब फिर ये जो पैसा कंप्लेनेंट को दिया गया था कन्विक्टेड पर्सन की तरफ से, तो ये राशि कंप्लेनेंट को वापस से देनी पड़ेगी इसको। सेम वही बात है जो अभी अपने नीचे पढ़ा ना, नीचे वाली कोर्ट में इंट्रीम मेंटेनेंस इंट्रीम कंपनसेशन दिया था, उसी तरह से ये धनराशि उसको तो सर ये दोनों वो इंट्रीम कंपनसेशन भी ले लेता और ये भी आज ले लेता, तो दोनों दिया गया है। वही अपील कर देते हैं ना, तो जैसे ही अपील करते हैं तो अपीलेंट कोर्ट से नीचे वाली कोर्ट में क्या आदेश करवाते हैं कि जब तक कि अपीलेंट कोर्ट इस बात का विनिश्चय नहीं करते तब तक तुम तुम्हारे नीचे वाले आदेश को एनफोर्समेंट में लाने को रोको। पर वो तो इंट्रीम है ना सर, वो तो सर, कार्रवाई के दौरान दिया जा रहा है। दोष सिद्धि हुई है तो मतलब जो अमाउंट है वो कंप्लीट को मिलेगा, कंप्लीट परिवादी को ही मिलना है। ठीक है, तो उसको जो प्रतिकर का आदेश दिया है ना वो धनराशि में से ही दिया है, तो वो कट के देंगे उसको। फिर कौन सा प्रतिकर? मतलब उसको जो पैसे मिल रहे हैं ना, अब दोष सिद्धि के बाद में पैसे तो ऑफ कोर्स कंप्लेनेंट को मिलना है, ठीक है, तो उसको प्रतिकर भी मिला है, इंट्रीम कंपनसेशन मिला परिवादी है, को। हाँ, हाँ उससे कट के मिलेंगे ना। हाँ 100%। तो वो तो हो गया, ठीक है, प्लस उसकी वो राशि होगी, तो मतलब इन शॉर्ट उसको पूरे ही पैसे मिल गए सारे। पूरे पैसे मिल गए, जो कि फाइनल रूप में जो दिया गया था कोर्ट के द्वारा आदेश, वो पूरा पैसा मिल गया। तो अब जब वो इंटरिम डिपॉजिट के लिए 148 में अप्लाई करेगा, कौन कर रहा है? परिवादी ही कर रहा है, क्योंकि दोष सिद्धि के विरुद्ध हो रही है ना। दोष सिद्धि के विरुद्ध अपील करेगा ना, कौन करेगा? परिवादी थोड़ी करेगा। अपीलार्थी कर रहा है ना, तो इंटरिम डिपॉजिट तो परिवादी को ही मिल रहा है, क्योंकि वो कोर्ट निर्देश दे रही है। कोर्ट में डिपॉजिट करा, फिर 3 में बोल दिया, तो उसके 148 के थर्ड में कि कोर्ट निर्देश दे रहा है कि जो अमाउंट डिपॉजिट करा है वो परिवादी को निर्मुक्त कर रहा है, मतलब परिवादी को ही तो दे रहा है। ठीक है, तो ये इतने सारे पैसे क्यों देंगे उसको? एक बार बोल दो। आदेश दिया कहा कि सर ये एक्यूज पर्सन है जिसने मेरा चेक खाते में बैठा है, मतलब पैसे नहीं दे रहा है, मेरा चेक एक्यूज पर्सन। ट्रायल चलेगी, मान लो कितने भी समय हो सकते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल, मान लो कितने भी समय चल रही है। परिवादी कह रहा है कि सर ये आदमी तो मेरे पैसे खा के बैठ गया, 20 लाख रुपए, मेरे को कुछ पैसा तो दिलाओ, मान लो कि तो पता नहीं कब होगा, तुम इसको कन्वर्ट कब करोगे, मुझे अभी पैसा तो दो। तो चेक कोर्ट किसको आदेश दे सकती है? एक्यूज पर्सन को। क्या के साथ चेक में लिखी हुई धनराशि 20 लाख की है, तो इसको कितने रुपए दिलाए जाने का आदेश दे सकता है? 4 लाख तक, 4 लाख तक रुपए। तो इसका मतलब इसके पास कुछ रुपए तो है, अपना काम धंधा तो करे, रोजी रोटी का तो मुहताज नहीं है। अब क्या हुआ है फाइनल, इस कोर्ट ने इसको कन्विक्ट कर दिया, दोष सिद्ध कर दिया, दोष सिद्ध। और क्या आदेश दिया कि साहब 20 लाख रुपए तो चेक के दो ही दो। इसके अलावा कोर्ट क्या कर सकती है, चेक में लिखी हुई धनराशि की दुगुने तक जुर्माना उसके अंदर इंक्लूड होगा, या फिर क्या कर सकती है, कोई दूसरा कंपनसेशन हो जिसकी इसने मांग की हो कि सर ये दिलाओ करके कोर्ट ने आदेश दे दिया 20 लाख प्लस 2 लाख रुपए और जो इसको क्षतिपूर्ति हुई है कंपनसेशन देके कितने रुपए का आदेश देते इसको, आपको इसको 22 लाख रुपए का कंपनसेशन देना माइनस कर देंगे। अरे बेटा ये तो जुर्माना और भी तो इम्पोज कर सकते हैं ना, तो इसको कितने लाख रुपए का आदेश देना? 22 लाख रुपए का टोटल हो गया, कितने लाख रुपए? अच्छा अभी हड़ताल देने के लिए तैयार है, तो ये किस स्थिति में तैयार होगा कि जब ये अपील नहीं करेगा, तभी तो देगा, नहीं तो पागल है क्या? कह रहा सर मैं तो कोई आस लूं ना, मैं कल मैं तो जा रहा हूँ अपीलेंट कोर्ट में। इस आदेश की कॉपी को लेकर गया कि देखो सर नीचे वाली कोर्ट में से 22 लाख रुपए मांग लिए और ये आगे अपीलेंट कोर्ट में, अपीलेंट कोर्ट में ये तो हो गया अपीलार्थी। अच्छा सेक्शन 148 केवल किस स्थिति की बात कर रही है? जब दोष सिद्ध किया गया उस अपील में, दोष मुक्त किया गया उस स्थिति में, इसके द्वारा अपील की बात नहीं है। जब दोष सिद्ध किया गया उस स्थिति में अपील हुई, ये पहुंच गया ये अपील। क्या अपीलेंट कोर्ट केवल अपीलार्थी को सुनकर आदेश दे देगी या परिवादी को भी सुनेगी? परिवादी, जाहिर सी बात है परिवादी को भी सुनेगी। सबसे पहले इसने क्या एप्लीकेशन लगी होगी अपीलेंट कोर्ट में कि सर आप नीचे वाली कोर्ट को यह आदेश दो कि सर 22 लाख रुपए का जो आदेश मेरे को इसको जमा कराने का दिया गया है उसको अभी तक रोके।
इसको एग्जीक्यूट नहीं करवाने का आदेश हो गया, क्या इसमें दे दिए इसको रुपए? पर परिवादी ने अपीलेंट कोर्ट को ये बता दिया कि सर इसी तरह की बात है कि आपको मेरे को पैसा तो देना ही पड़ेगा, और अपीलेंट कोर्ट को लग रहा है कि वास्तव में इस आदमी के द्वारा पैसा खाया हुआ है और ये जबरदस्ती कर रहा है कि साहब इसको पैसा नहीं देना है। तो पहली बात तो ये है कि इसकी अपील स्वीकार कब करेगा अपीलेंट कोर्ट? ये जो 22 लाख रुपए है ना, इस 22 लाख रुपए का कम से कम 20%, तो मतलब कितना हो गया 4.4 लाख। यदि ये आदमी ये 4.4 लाख रुपए इसको जमा कराता है तब तो ये अपीलेंट कोर्ट इस अपील को एक्सेप्ट करेगी। इसके कितने इस रुपए में से अपीलेंट कोर्ट के पास इसके कितने रुपए जमा हो गए? 4.4 पढ़े परिवादी ने आकर बता दिया कि सर इस तरह की बात अपीलेंट कोर्ट को लग रहा है कि वास्तव में ये क्या करना चाह रहे हैं, बेकार बात करना चाह रहा है, बेमतलब से पैसे रोकना है। तो अपीलेंट कोर्ट के लिए लग जाता है तो ये 4.4 लाख रुपए किसको दे दिए? परिवादी को। और अंतिम रूप से अपीलेंट कोर्ट ने क्या किया? इसको दोष सिद्ध। जो सिद्धि की गई थी उसको बरकरार रखा। इसके पास में परिवादी के पास में कितने लाख रुपए आ गए? एक तो अपन 4 लाख रुपए ये मांग रहे थे, 8.4 लाख रुपए आ गए। कितने लाख रुपए का ऑर्डर दिया था? 22। तो 22 लाख रुपए में से 8.4 लाख रुपए घटा दो, बचे हुए पैसे वापस देने ही पड़ेंगे। और यदि ये नहीं देता है तो फिर इसकी संपत्ति को पूर्व करो, वही डिग्री को एनफोर्समेंट किए जाने के विरोध आदेश। अब मान लो कि साहब अपीलेंट कोर्ट इस अपीलार्थी की अपील को स्वीकार करते हुए निचले कोर्ट को ये आदेश दे देता है कि साहब नहीं अपीलार्थी के द्वारा ऐसा कन्विक्शन आपके द्वारा किया गया वो गलत है, एविडेंस को आपने इस तरह से नहीं किया, वो नहीं किया, और अपीलेंट कोर्ट ने आदेश दे दिया कि साहब नहीं इस पैसों को खारिज करो और ऐसा नहीं देना है। ऐसी स्थिति में क्या ये जो एंटिसिपेटरी नहीं, ये जो पैसे इसको दे रखे थे परिवादी को, तो ये वापस से लेगा ब्याज? मैं ब्याज लेगा या विदाउट ब्याज लेगा? वही बात सेम जैसे कि एंटिसिपेटरी नहीं है, जो इंट्रीम भी दे रखा था उसमें भी वो ब्याज के साथ। तो इसमें ब्याज कितना लेगा ये नहीं बता रहा। लिख रखा है कि उस फाइनेंशियल ईयर में रिजर्व बैंक में मैक्सिमम कितना बैंक रेट बैंक की ओर देगा।